टॉपिक है वाटर रिसोर्सेज। ये ज्योग्राफी का चैप्टर 3 है, क्लास 10th एनसीईआरटी का। सो वाटर रिसोर्स, वाटर एक ऐसा रिसोर्स है। पहली बात तो ये कि वाटर एक रिसोर्स है। दूसरी बात, वाटर एक ऐसा रिसोर्स है जिसके बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर वो ड्रिंकिंग हो, कुकिंग हो, हाउस होल्ड की कोई भी एक्टिविटीज़ हो या इंडस्ट्रीज़ हो, सब में हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो वाटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज का चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज पे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, हमारी अर्थ का 3/4 पार्ट वाटर से कवर है। टोटल 1 मानिए तो इसका 1/4 लैंड से कवर है और बचा हुआ 3/4 वो वाटर से कवर है। ठीक है, तो 3/4 अर्थ सरफेस एरिया, अर्थ का जितना भी सरफेस एरिया उसका 3/4 वाटर से कवर है। उसके बाद 3/4 एरिया कवर जरूर है वाटर से, लेकिन हमारे लिए जो फ्रेश वाटर है वो बहुत ही कम है अवेलेबल। वो मैं अभी आपको बताऊंगी आगे। बहुत ही कम अवेलेबल है। और जो फ्रेश वाटर अवेलेबल है जो हमारे लिए, क्योंकि बहुत ही कम क्वांटिटी में अवेलेबल है, वो हमें मिलता है ग्राउंड वाटर से, सरफेस सन ऑफ मतलब रिवर्स से मिलता है, प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश से। और ये कंटिन्यूसली जो वाटर है वो रिन्यू होता रहता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जैसे कि वाटर इवोपरेट होता है, फिर बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है, फिर वो बहता हुआ ओशन में जाता है, तो ये रिन्यू होता रहता है। तो अब देख लेते हैं वाटर फैक्ट्स एंड फिगर्स। ओके, कि कितना अवेलेबल है और कहाँ किस फॉर्म में अवेलेबल है। तो जितना भी टोटल वाटर अवेलेबल है उसमें से 96.5% ओशन में अवेलेबल है। जितना भी वाटर हमारी अर्थ सरफेस पर अवेलेबल है उसका 96.5% ओशन में एक्सेस करता है और केवल 2.5% फ्रेश वाटर है। सोचिए कितना कम क्वांटिटी में है। 96.5 तो ओशंस में है और 2.5% फ्रेश वाटर है। 2.5% फ्रेश वाटर में भी जो 70% है वो इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स। यहाँ पे डी होगा, सॉरी ऐसे नहीं होगा, एंड ग्लेशियर। और 30% इसका एज ग्राउंड वाटर स्टोर रहता है, ग्राउंड वाटर में के फॉर्म में है, और रिवर्स के फॉर्म में, और जो भी बारिश वगैरह होती है उन सब के फॉर्म में 30% है। ओके, और इंडिया रिसीव्स 4% ग्लोबल प्रेसिपिटेशन। जितनी भी प्रेसिपिटेशन होती है इंडिया उसका 4% रिसीव करता है, जो कि 133 रैंक करता है इन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी परसेंट पर एनम। मतलब पर एनम एक साल में वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन कितनी है उसके, उसमें 133 रैंक पर स्टैंड करता है इंडिया। और जो टोटल रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज हैं 1897 किलोमीटर पर एनम। ओके, व्हाट इज स्कैरसिटी। अब व्हाट इज स्कैरसिटी वर्ड सुन के ही मन में आ रहा होगा कि जब अर्थ का 3/4 पार्ट वाटर से कवर है फिर भी वाटर की स्कैरसिटी हो सकती है। और वाटर रिन्यूएबल भी हो, ये भी हमने पढ़ा था, लेकिन फिर भी वाटर की स्कैरसिटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि वाटर एक लिमिट तक ही रिन्यू हो सकता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन हम उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उसकी वजह से वाटर स्कैरसिटी हो रही है। सो व्हाट इज स्कैरसिटी एंड नीड फॉर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। व्हाट इज स्कैरसिटी और उसको कंजर्व करने के, वाटर कंजर्व करने के, मैनेज करने की नीड क्या है। तो चलो देखते हैं वाटर स्कैरसिटी से क्या होता है। क्या एक एमएस बनती है वाटर शॉर्टेज की। वाटर स्कैरसिटी वाटर शॉर्टेज ही होता है। वाटर शॉर्टेज के बारे में जब भी सोचते हैं
तो हमारे दिमाग में यही इमेज बनती है उन रीजन्स की जिन यहाँ पे लो रेनफॉल होता है, ड्रॉट प्रोन एरिया होता है जहाँ पे सूखा पड़ जाता है, या फिर राजस्थान की वो इमेज बनती है जहाँ पे औरतें मटका लेकर जा रही होती हैं, उसमें पानी लेके जा रही होती हैं। यही सब इमेजेस बनती हैं हमारे दिमाग में। और जो वाटर की अवेलेबिलिटी होती है वो स्पेस एंड टाइम, मतलब कि हर रीज़न से, हर टाइम से अलग अलग वेरी करती है कि आप किस रीज़न में हैं और किस टाइम पे किस रीज़न में हैं। जैसे कहीं कहीं समर में ड्रॉट पड़ जाता है, बट विंटर के टाइम पे देखें, मानसून के टाइम पे देखें तो वहाँ पे वाटर स्कैसिटी नहीं होती है। तो जो वाटर की अवेलेबिलिटी होती है वो स्पेस और टाइम, मतलब समय और रीज़न के हिसाब से वेरी करती है। और ये वेरिएशन किस लिए होता है? ये सीजनल एनुअल प्रेसिपिटेशन, कि वहाँ पे कितना सीजनल और एनुअल, कितना सीजनल बारिश और प्रेसिपिटेशन कितना रिसीव हो रहा है, और एनुअल मतलब कितनी टोटल कितनी प्रेसिपिटेशन वहाँ हो रही, कितनी बारिश हो रही है। इससे वेरी कर जाते हैं वो रीजन्स जहाँ पे ड्रॉट प्रोन एरियाज होते हैं, और वो जो जहाँ पर फ्लड के केसेस होते हैं, वाटर ड्रॉट वगैरह सूखा पड़ जाता है, वो इसी वजह से वेरी कर जाते हैं। और किसी रीज़न में वाटर स्कैसिटी के केसेस देखने को मिलते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि लोग वहाँ वाटर का बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, अनइक्वल एक्सेस करते हैं। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स होते हैं वहाँ के, वो इसको बहुत ज़्यादा ही अनमैनेज्ड वे में यूज़ करते हैं। ऐसा लगता है जैसे इसका नेचर का फ्री गिफ्ट है। फ्री गिफ्ट तो है भाई, लेकिन इसको सही से यूज़ करना होगा ना, हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखना का। कुछ रीजंस होते हैं जहाँ अच्छे अमाउंट में वाटर होता है, बट स्टिल वो रीजंस वाटर स्कैसिटी फेस करते हैं। तो वहाँ पे रीज़न क्या होता है कि उन रीजंस की ना पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। जब पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो वाटर की डिमांड भी ज़्यादा होती है। अब ज़्यादा पॉपुलेशन है और वाटर की डिमांड भी ज़्यादा है, अब तो फिर डोमेस्टिक यूजेस हो या इंडस्ट्रियल यूजेस भी हों तो उनके लिए वाटर की नीड भी ज़्यादा होगी। और फिर जब ज़्यादा पॉपुलेशन है तो फूड की रिक्वायरमेंट भी तो ज़्यादा होगी ना। 2 लोग होंगे तो फूड की रिक्वायरमेंट 2 लोगों के लिए होगी, 4 होंगे तो 4 का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन में भी इंक्रीज़ होता है ना। तो जब प्रोडक्शन में भी इंक्रीज़ होता है तो अब लैंड लिमिटेड है, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो लोग HYV पड़ा होगा, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स यूज़ करते हैं। अब वो सीड्स में हायर प्रोडक्शन होता है, लेकिन उनमें इरिगेशन भी बहुत होता है, तो इनमें इरिगेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, तो ओवर इरिगेशन हो जाता है। जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का केस ले सकते हैं, वहाँ पे ओवर इरिगेशन होता है, और ओवर इरिगेशन की वजह से ग्राउंड वाटर फॉल कर जाता है, कम हो जाता है ग्राउंड का पानी। जब ट्यूबवेल्स वगैरह यूज़ करे जाएंगे, उससे ग्राउंड वाटर को यूज़ करके इरिगेशन किया जाएगा, ओवर इरिगेशन किया जाएगा, तो सिंपल सी बात है कि ग्राउंड वाटर फॉल ही कर जाएगा, वहाँ पे वाटर स्कैसिटी हो जाएगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन रीज़न फॉर वाटर स्कैसिटी। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन बहुत अच्छे से, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर गया था, कह सकते हैं। उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियल हाउस इस्टेब्लिश हो गए थे, मल्टीनेशनल कंपनीज इस्टेब्लिश हो गई थी, और जो उसके बाद जो ये कंपनी इस्टेब्लिश होती रहे और जिनके नंबर इंक्रीज़ करते रहे, मतलब बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होती रही, उसकी वजह से वाटर रिसोर्स पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा। मतलब अब इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई तो वाटर का भी यूज़ होता है, तो वाटर रिसोर्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती थी। हैवी यूज़ ऑफ वाटर इन इंडस्ट्रीज requires power to run, and much of this come from hydroelectric power. इंडस्ट्रीज़ को पावर चाहिए होता है चलने, मतलब मशीन्स को रन कराने के लिए, और जो ये पावर होती है बहुत ज़्यादा ये हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर से आती है। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जैसे जो डैम्स वगैरह से बनती है। उसके बाद जब अर्बनाइजेशन इंक्रीज़ हुआ तो हर एक घर में, किसी भी सोसाइटी या कॉलोनी के हर एक घर में
ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइस इस्टेब्लिश हो गए, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा मतलब उसका जो लेवल था वो कम हो गया। अब जब जहाँ हर एक घर में अगर ग्राउंड वाटर पंपिंग मशीन होगी तो हर जगह ग्राउंड तो वहाँ पे ड्रिल्स भी हो जाएंगे ना, मतलब छेद हो जाएंगे ग्राउंड में, है ना। फ्रेश वाटर इज पोल्यूटेड बाय डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं, तो जब उनमें इरिगेशन होता है वो बहुत ज़्यादा, जैसे कि बारिश होती है तो ये जो जो एरियाज़ का जो वाटर होता है, जब वो किसी ओशन या फिर किसी रिवर में फ़्लो करता है तो उसमें केमिकल्स होते हैं ना। सिंपल सी बात है कि जब किसी भी फील्ड में वो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड यूज़ कर जाएंगे तो वाटर में मिक्स हो जाएंगे, तो वो जब किसी भी रिवर या ओशन में जाएंगे तो वहाँ की एक्वेटिक लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेंगे, तो वहाँ का वाटर तो पोल्यूट हो जाएगा ना। तो ये भी एक रीज़न है वाटर स्कैर्सिटी का। मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड वाटर सोर्स मैनेजमेंट। हमारे इंडिया में जो वाटर सोर्स का मैनेजमेंट है वो बहुत पहले से हो रहा है, एंशियंट टाइम से हो रहा है। जैसे कि 1st सेंचुरी BC में इलाहाबाद में एक मतलब बहुत सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था, जिसमें चैनलाइजिंग करे जाते थे जो गंगा रिवर थी फ्लड से बचाने के लिए। और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर डैम और इरिगेशन सिस्टम वगैरह बनवाए जाते थे। ऐसे ही भोपाल लेक था और हौज खास टैंक था 14th सेंचुरी में। तो ऐसे ही हमारे एंशियंट इंडिया में भी वाटर रिसोर्सेज का बहुत अच्छे से मैनेजमेंट होता था ना। डैम्स, पहले एंशियंट टाइम में जो डैम्स को बनाया जाता था तो वो जो रिवर से पानी आता था, जो बहुत ज़्यादा पानी आता तो उसको रोकने के लिए रेन वाटर जो रेन होती थी, जो वाटर था रेन वाटर, उसको रोकने के लिए बनाए जाते थे, जिससे कि वो बाद में इरिगेशन के लिए यूज़ किए जा सके जब बारिश ना हो उस टाइम। बट टुडे डैम्स आर नॉट ओनली बिल्ट फॉर इरिगेशन बट ऑल्सो दे आर बिल्ट फॉर electricity generation, water supply, flood control, inland navigation, fish breeding etc. ट्रेडिशनली मतलब जो पुराने टाइम पे जो डैम्स बनाए जाते थे वो केवल रिवर और रेन वाटर को रोकने के लिए बनाए जाते थे, जिससे कि बाद में इरिगेशन हो सके। बट अब डैम्स का बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता था, इसीलिए अब डैम्स को मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। क्योंकि पहले तो केवल इरिगेशन के लिए यूज़ होता था, बट अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी यूज़ होता है, वाटर सप्लाई के लिए भी यूज़ होता है, फ्लड कंट्रोल के लिए भी, इनलैंड नेविगेशन के लिए भी यूज़ होता है, फिश ब्रीडिंग के लिए भी यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल हीराकुंड प्रोजेक्ट इन महानदी बेसिन, ये इसमें कंजर्वेशन ऑफ वाटर विद फ्लड कंट्रोल, मतलब यहाँ पे वाटर का कंजर्वेशन भी होता है और ये फ्लड को भी कंट्रोल करता है, तो ये दो चीज़ें मैनेज करता है। और जवाहरलाल नेहरू, आप जानते होंगे, उन्होंने डैम्स को टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला था। क्यों बोला था? क्योंकि जो डैम्स हैं इसकी वजह से एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होता है, और जब एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा तो फिर विलेज इकोनॉमी भी डेवलप करेगी, अब विलेज इकोनॉमी डेवलप करेगी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा तो अर्बन इकोनॉमी बढ़ेगी। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने डैम्स को टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला था। रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर्स अफेक्ट नेचुरल फ्लो, तो जो रिवर्स की डैमिंग होती है उससे जो रिवर का नेचुरल फ्लो है वो अफेक्ट होता है, ठीक है। कॉज पुअर सेडिमेंटेशन ऑफ रिवर टू फ्लो एंड एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ द रिवर, रिवर्स में बहुत अच्छे सेडिमेंट्स होते हैं, तो जब उसका नेचुरल फ्लो को मतलब रोक दिया जाता है और मतलब जो मोस्ट ऑफ द वाटर होता है वो कलेक्ट कर लिया जाता है, तो जो सेडिमेंट्स होते हैं, जो पुअर सेडिमेंट्स होते हैं वो फ्लो कर जाते हैं, लेकिन जो एक्सेसिव सेडिमेंट्स जो ज़्यादा सेडिमेंट्स होते हैं वो उसी एरिया में रह जाते हैं जहाँ वाटर कलेक्ट करता है। उसके बाद जो एक्सेसिव सेडिमेंटेशन होता है उसकी वजह से रॉकियर स्ट्रीम बेड्स बन जाती हैं। जब ये स्ट्रीम बेड्स बन जाती हैं तो वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ उसके लिए प्रॉब्लम्स हो जाती है, वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं, ये रॉकियर स्ट्रीम बेड्स बनती हैं।
और जो ये रिवर का फ्रेगमेंटेशन होता है तो इसकी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं माइग्रेट नहीं कर पाते हैं ईजिली, स्पेशली फॉर स्पॉनिंग। ये होता है, स्पॉनिंग मीन्स होता है रिलीजिंग एग्स, मतलब जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं माइग्रेट करते हैं उसके बाद तो वो एग्स वगैरह ले करते हैं। इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो एक्वेटिक लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। इट शुड बी स्पॉनिंग reservoir created on the floodplain submerged exist vegetation and soil decomposition। जो पहले के जो वेजिटेशन होता है तो सबमर्ज हो जाते हैं, और जो वहाँ पे सॉइल डिकम्पोजिशन होता है, जो सॉइल डिकम्पोजिशन भी स्टार्ट हो जाता है, इन रिजर्वियर्स जो क्रिएट होते हैं उस एरिया में। इन डैम्स की वजह से बहुत सारे सोशल मोमेंट्स जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड तेहारी डैम आंदोलन, इनका रीज़न ये होता है क्योंकि जो लोकल कम्युनिटीज़ होती है उनको डिस्प्लेस करना पड़ने, इसके लिए बहुत ज़्यादा एरिया चाहिए होता है। तो जहाँ पे ये बनते हैं वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ होती है उनको अपना घर अपना सब कुछ छोड़ के वहाँ से जाना पड़ता है। इसीलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये आंदोलन वगैरह होते हैं, सोशल मूवमेंट्स। रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये बहुत ही अवेलेबल अल्टरनेटिव है सोशली और इकोनॉमिकली और एनवायरमेंटली, ठीक है। जैसे कि हमने मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स में देखा था कि इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज है, लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कोई भी डिसएडवांटेज नहीं, बहुत ही अच्छी चीज़ है, सबको करनी भी चाहिए। जैसे कि हिल्स और माउंटेन्स रीजन्स में डाइवर्जेंस चैनल्स बनाए, जैसे कि गल्स और कल्स वेस्टर्न हिमालयाज़ पे ऐसे डाइवर्जन चैनल्स बना दिए जाते हैं। इनका नाम गल्स और कल्स होता है, ये एग्रीकल्चर के लिए बनाए जाते हैं। हिल्स माउंटेनियस रीजन वेस्टर्न हिमालयाज़ के, ओके। इन फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल inundation should be an channels developed for irrigation in arid and semi-arid region of agriculture fields converted into rain-fed storage structure which allow water to stand and moisten soil। जो राजस्थान के सेमी एरिड और सेमी एरिड रीजन्स होते हैं उसमें जो एग्रीकल्चर फील्ड्स होती हैं उनको रेन फेड स्टोरेज में उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे कि जो रेन होती है जब तो वाटर वहाँ पे स्टैंड करता है, जिससे कि सॉइल मॉइस्चराइज हो जाती है, मतलब मॉइस्चर गेन कर लेती है, जिससे कि वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। एंड टैंक्स और टंकाज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो राजस्थान के एरिड और सेमी एरिड रीजन्स होते हैं पर्टिकुलरली बीकानेर, फलौदी, बामर, इन सारे हाउसेस में अंडरग्राउंड टंकाज होते हैं जिसमें कि वाटर स्टोर होता है फॉर ड्रिंकिंग, मतलब ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, ठीक है। जिसके जो फलौदी रीजन्स में जो टैंक्स होते हैं वो पहली बार तो बहुत बड़े होते हैं, इतना बड़ा एक रूम होता है, उतना बड़े होते हैं, जिनके 6.1 मीटर डीप होते हैं, 4.27 मीटर लॉन्ग होते हैं, 2.44 मीटर वाइड होते हैं। आप सोच सकते हैं कितने बड़े होते हैं। ये बहुत ही मतलब वेल डेवलप्ड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है। टंकाज जो भी होते हैं इन रीजन्स में बहुत ही ज़्यादा वेल डेवलप्ड होते हैं, और ये मेन हाउस में बनाए जाते हैं या फिर उसके कोर्टयार्ड में बनाए जाते हैं मेन हाउस के। और जो ये टंकाज होते हैं वो जो स्लोपिंग रूफ होती है हाउस की, उससे पाइप के थ्रू, जैसे कि अब रेन हुई तो वाटर रूफ पे कलेक्ट होगा, तो स्लोपिंग रूफ होती है वहाँ पे, तो वहाँ पे ना वो स्लोपिंग रूफ से होती है तो एक पाइप के थ्रू कनेक्ट होती है, जिससे कि वो टैंक में पानी आता रहता है, उसके बाद वो कलेक्ट होता है। रेन वाटर फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप ट्रैवल डाउन द पाइप एंड स्टोर इन टंकास, ठीक है, उसमें स्टोर होता है और वो नेक्स्ट रेनफॉल तक ये स्टोर रहता है। और जब मतलब वहाँ पे पानी की शॉर्टेज हो जाती है, वाटर स्कैसिटी हो जाती है, तब ये पानी पीने के लिए यूज़ करा जाता है। इट कंसीडर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। तो सिंपल सी बात है कि रेन वाटर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। बहुत सारे हाउसेस में ना तो वो टंकास को जो रूम होते हैं वो टंकास से बिल्कुल मतलब जॉइंट करके बना लेते हैं, जिससे कि जो वहाँ पे समर
होता है ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो जिससे कि अब पास में अगर टंकास है उसमें पानी स्टोर तो रूम ठंडा रहेगा, तो इसलिए पास में बना लेते हैं। लेकिन आज के टाइम पे ना राजस्थान में बहुत पानी मतलब सफिशिएंट लेवल में, सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल है वहाँ पे, कि ड्यू टू इंदिरा गांधी कैनाल। और तो इस वजह से जो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो कम डिक्लाइन होती जा रही है, मतलब कम होते जा रहे, लोग ये टंकार वगैरह सिस्टम ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे अब वाटर अवेलेबल हो रहा है। बट ये बहुत ही बुरी चीज़ है। बट बहुत ऐसे रीजंस हैं जहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंक्रीज़ हो रही है, मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत अच्छे से हो रही है। जैसे कि एक गेंदाथुर विलेज है मैसूर कर्नाटका का। इसमें विलेजर्स ने रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल करके रखा है। नियरली 200 हाउस इंस्टॉल दिस। वहाँ पर एनुअल प्रेसिपिटेशन है 1000 मिलीमीटर के, लेकिन वहाँ जो ये प्रेसिपिटेशन होता है उसका 80% वाटर कलेक्ट हो जाता है। 80% कलेक्शन एफिशिएंसी और ऑफ अबाउट 10 फीलिंग्स। हर हाउस के पास 50 लीटर्स वाटर होता है एनुअली। 50,000 लीटर्स वाटर वो हर हाउस अपना यूज़ करता है एक साल में। और 20 हाउस से जो नेट वाटर हार्वेस्ट होता है एनुअली है वो है 1 लाख लीटर्स। ओके, सो ये था पूरा वीडियो वाटर सोर्सेज पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा अपने लव्ड वंस के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको भी इसकी नीड हो।